जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी प्रैक्टिकल की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। इससे पहले इस चैप्टर का एक पार्ट हो चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर भी उसका लिंक है, वो मिल जाएगा। आप उस पार्ट को भी देख लीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम डेटा यानी आंकड़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट में जहाँ टॉपिक छोड़ा था, हमने आंकड़ों के जो स्रोत हैं उनको जान लिया था। भी दो तरीके से हम आंकड़े हैं वो लेते हैं, चाहे प्राथमिक स्रोत हैं और चाहे द्वितीयक स्रोत, या फिर दोनों से आंकड़े हैं वो लिए जा सकते हैं। इस प्रकार से जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, ये सारे के सारे आंकड़े कच्चे आंकड़े कहलाते हैं। क्योंकि इन आंकड़ों को देखकर हम कोई अच्छे से कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। जरूरी नहीं वो सारी चीजें इजीली समझ में आ जाए। तो उनको अच्छे से क्लियर करने के लिए उनका क्या जरूरी होता है, उन आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है, ये बहुत जरूरी होता है। प्रस्तुतिकरण के लिए जो आंकड़े, जो संख्या ली जाती है वो निरपेक्ष रूप में, यानी मूल जो संख्या होती है उसी रूप में, प्रतिशत के रूप में या सूचकांक के रूप में है, वो डेटा है वो लिए जाते हैं। प्रस्तुतिकरण का काम है वो दो तरीके से होता है। एक तो है सारणीयन यानी टेबल बनाई जाती है, और दूसरा काम है उसका वर्गीकरण करना होता है। सारणीयन यानी टेबल बनाने के लिए दो काम करने पड़ते हैं, आपको पता है ना। आपको कॉलम बनाने होंगे ऐसे, और साथ में ही पंक्तियां इस प्रकार से। तो ये बन गई भी एक टेबल, सारणी बन गई। जैसे आप देख पा रहे हो, इधर एक सारणी दिखा रखी है, साक्षरता दर दिखा रखी है। इस सारणी को देखते ही सब पता चल रहा है ना भी 51 में साक्षरता दर कितनी थी, 61 में कितनी थी, 2011 में कितनी थी। तो यानी सारणी को देखते ही आसानी से चीजें हैं वो क्लियर हो जाती है और जल्दी सूचना मिल जाती है। पुरुष साक्षरता क्या रही, महिला साक्षरता क्या रही। तो इसलिए आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में सारणियन का काम करना चाहिए, टेबल फॉर्म में लिख देना चाहिए चीजों को। याद करो, ज्योग्राफी की किताबों के अंदर बीच बीच में ऐसी कितनी टेबलें आपको मिलती है, तो वो सारणियन प्रस्तुतिकरण का एक भाग है। दूसरा काम होता है जी वर्गीकरण करना है कच्चे आंकड़ों का। इसके लिए आपको दो काम करने होंगे। वर्ग अंतराल का चुनाव करना होगा। भी इसके अंदर कोई वर्ग लिखोगे तो उसके अंदर डिफरेंस क्या रखोगे, उसका चयन आपको करना पड़ेगा। और ऐसे ये जो बॉक्स हैं, ये पंक्तियां, वो कितनी बनाओगे, वर्ग संख्या आप कितनी रखोगे, इन दोनों को भी आपको सेट करना होगा। और जितना अभ्यास होता जाता है एक रिसर्च करने वाले विद्यार्थी का, उतना ही वो वर्ग अंतराल, वर्ग संख्या है वो जल्दी जल्दी बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ये समझ के आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण का खाका समझ में आ गया। अब अगर आपको इसकी थ्योरी की जरूरत है तो जो बातें बोली है वो आपके सामने ये सारी की सारी यहां क्लियर है। आंकड़े इकट्ठे करना जितना जरूरी है उतना ही प्रस्तुतिकरण, और उसके लिए क्या क्या किया जाता है, सारणियन बनाई जाती है, वर्गीकरण किया जाता है। तो इस मैटर को आप नोट कर सकते हो। अब आता है जी, क्योंकि हमने बात क्या चल रही है, वर्गीकरण की प्रक्रिया की। वर्गीकरण की प्रक्रिया करनी है, इसको जानना है कैसे वर्ग अंतराल और कैसे वर्गों की संख्या निकालनी होती है। इसको एक उदाहरण से, हम आपकी पाठ्य पुस्तक का ही एग्जाम्पल लिया है मैंने, ताकि आप अगर पाठ्य पुस्तक की भी हेल्प लें तो अच्छे से चीज क्लियर हो जाए। एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट के 60 विद्यार्थियों के प्राप्तांक हैं। 100 में से कितने अंक है, 60 बच्चों का एक टेस्ट हुआ 100 नंबर का ज्योग्राफी का, उसमें उनके कितने मार्क्स आए, ये सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इससे आपको उनको, यानी अब ये देखो, इनको देखकर आप कुछ समझ सकते हो क्या भी यार क्या है ये, बड़ा अजीब सा लगता है। तो देखिएगा ज्योग्राफी की करामात प्रस्तुतिकरण के अंदर, जैसे ही वर्गीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे आपको यही चीजें बहुत ही खूबसूरत दिखने लग जाएगी। तो चलिए हम इसको सेट करते हैं। वर्ग अंतराल और वर्गों की संख्या निकालनी है, तो इसके लिए सबसे पहले तो ये देखना है इसके अंदर सबसे कम अंक कितने हैं
और सबसे अधिक अंक आपके किसी बच्चे के कितने हैं, वो संख्या आपको ढूंढनी होगी। ये इतना थोड़ा सा माथापच्ची करनी होगी। तो सबसे कम इसमें दिख रहा है 2 और सबसे अधिक दिख रहा है 96। तो यानी 60 बच्चों के जो नंबर हैं वो 2 से लेकर 96 तक है। यानी सीधी सी बात करें भी 1 से 100 वाली गिनती में आ गए, तो फिर क्यों न हम 10 वर्ग बना लें, 10-10 के ही, यानी 10 ही डिफरेंस रख लें। वर्ग अंतराल का मतलब है जैसे आप ले लो भी 0 से 10 अंकों के बीच में बच्चों की संख्या कितनी है, 10 से 20 अंकों के बीच में छात्रों की संख्या कितनी है, 20 से 30 के बीच में छात्रों की संख्या कितनी है, ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते 90 से 100 के बीच स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है। यही तो बात करनी है। ये जो डिफरेंस लिया है ये वर्ग अंतराल है, और इसके अंदर हमने ये जितने वर्ग अंतराल लिए हैं वो सारी वर्गों की संख्या। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भी आप क्या अंतराल रखना चाहते हो और कितने वर्ग रखना चाहते हो। 10 का लेते हैं तो कितने बनेंगे, ऐसे 10 बनेंगे। अगर आप 5 ही लेना चाहोगे तो ग्रुप कितने हो जाएंगे, फिर 20 हो जाएंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए भी स्टैंडर्ड का सा हो जाए, अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाए, उस हिसाब से ही हमें वर्ग अंतराल और वर्गों की संख्या लेनी होती है। तो पहला तो हमने डिसाइड कर लिया वर्ग अंतराल और वर्गों की संख्या। तो दीजिए ये रहे वर्ग, पहला कॉलम, ये सारे के सारे 10 के 10 वर्ग अंतराल के साथ हमने ग्रुप है वो यहां पर लिख दिया। अब आपको क्या करना है, जो कच्चे आंकड़े आपके पास है ना उनकी संख्या लिख लो भी 0 से 20 10 के बीच में कितने नंबर हैं, 2 2 9 और 6, 2 बच्चों के 2-2 हैं, एक का 9 एक का 6 है। फिर इनको एक मेथड होता है ना मिलान चिन्ह, ये एक तरीका है, छोटी क्लास में आपने सीखा है। इस मिलान चिन्ह को 4 एंड क्रॉसिंग फिफ्थ भी कहते हैं ना, याद आ रहा है, क्रॉसिंग फिफ्थ इसको भी कहा जाता है। यानी 4 है संख्या तो 1 2 3 4 ऐसे संख्या लिखते थे ना, और फिर ये जो संख्या प्राप्त हुई इसे चौथे कॉलम के अंदर लिख देना है। फिर 10 से 20 के बीच जो अंक हैं 3 4 5 बच्चों के हैं, तो 4 लाइन खींची और फिफ्थ क्या करनी है, 5वीं क्रॉस कर दी और यहां पर संख्या लिख ली। इस प्रकार से सभी के करते चलेंगे। 50 से 60 की बात करें तो ये 10 है, 1 2 3 4 5वीं क्रॉस कर देंगे, फिर 6 7 8 9 और ये क्रॉस कर देंगे 10 आगे, यहां थोड़ी सी मिस्टेक है। 60 से 70 की 8 है तो ये 1 2 3 4 और 5वीं क्रॉस होगी, फिर 6 7 और 8 3 ही लाइन आएगी। इस प्रकार से अब आप देखिएगा कच्चे आंकड़ों की सहायता से, मिलान चिन्ह की सहायता से हमें व्यक्तियों की संख्या प्राप्त हो गई इस चौथे कॉलम के अंदर। ये जो व्यक्तियों की संख्या प्राप्त हुई है इसे आवृत्ति कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, बारंबारता इसे कहा जाता है। अब आपको क्या करना है, अब आगे का प्रोसेस करोगे तब आपको ये 2 नंबर कॉलम और अब 3 नंबर कॉलम की कोई आवश्यकता नहीं। बस अब आपके पास वर्ग आ गए और उस वर्ग में व्यक्तियों की संख्या, या ऐसे सामान्य शब्द यूज कर लेते हैं पद की संख्या, कोई भी चीज हो सकती है ना, व्यक्ति है तो व्यक्ति लिख दो, किताबें हैं तो किताबों की संख्या, और नॉर्मल शब्द हम कह देते हैं पद की संख्या, बारंबारता कितनी है। तो 0 से 10 के बीच जो अंक हैं वो कितने विद्यार्थियों के हैं, 4। 90 से 100 के बीच भी 4 विद्यार्थियों के ये अंक प्राप्त होंगे। तो समझ गए ये चीज। तो इस प्रकार से आपने आवृत्ति इनकी निकाल ली। अब आप जानिएगा आवृत्ति भी 2 प्रकार की। लो जी, पहले तो कहा प्रस्तुतिकरण करो, तो कह दिया कि पहले सारणी बनाओगे, कि बना लेंगे। फिर वर्गीकरण करना है, कि ठीक है वर्गीकरण करता हूं। वर्गीकरण स्टार्ट किया तो वर्ग और वर्ग अंतराल बनाए, उसके बाद में कहा इनसे आवृत्ति निकालो, का सर निकाल दी। फिर कहा आवृत्ति भी 2 प्रकार की, हां एक साधारण आवृत्ति और एक संचयी आवृत्ति। तो देखिए हर वर्ग की जो संख्या प्राप्त हुई वो क्या है, ये जो स्मॉल f आपको प्राप्त हुआ है इसे ही साधारण आवृत्ति कहा जाता है।
तो कुल छात्रों की संख्या के बराबर हो जाएगी। इन फ्रीक्वेंसियों को जोड़ देंगे, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60, यानी इन सभी f को जोड़ दें तो गणित में ये सिग्मा f जिसे हम n भी कहते हैं, इन सब का योग क्या प्राप्त हो जाएगा 60 प्राप्त हो जाएगा। ये संख्या भी जोड़ के देख लेनी चाहिए भी टोटल जो पद दिए उनके बराबर है क्या। तो प्रत्येक वर्ग की आवृत्ति निकाल ली। कई बार क्या होता है, हमें एक और प्रकार की आवृत्ति की भी जरूरत पड़ती है जिसे संचयी आवृत्ति CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे कहा जाता है। इसमें क्या करना होता है, हर वर्ग की फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हुए क्रम से आगे बढ़ना होता है। जैसे पहले की फ्रीक्वेंसी है 4, तो पहले में तो 4 के 4 लिख दो। अब पहले 4 की दूसरे 5 से जोड़कर 9, 9 से 5 14, 14 से 7 21, 21 से 6 27, 27 में 10 37, 37 में 8 45, 6 जोड़े 51, 51 में 5 जोड़े 56, 56 में 4 जोड़े 60। इस प्रकार से जो आंकड़ा प्राप्त होता है उसे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF कहा जाता है। और लास्ट वर्ग की जो CF होती है वो टोटल सिग्मा F के यानी टोटल नंबर्स के बराबर ही होती है। मुझे लग रहा है आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, सर F तो ठीक था, ये CF बनाने का क्या फायदा हुआ, इसका क्या लाभ होता है। इसका भी लाभ है, कोई चीज ऐसे ही नहीं बनती। चलिए आप इसी टेबल को गौर से देखें, वर्ग F और CF पे गौर करें। एक प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे, प्रश्न है कि 50 से कम प्राप्तांक वाले बच्चों की संख्या कितनी है, बताइए फटाफट बताइए। 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या, 50 से कम का मतलब देखिए 0 से 10 का मतलब है 0 से अधिक 10 से कम, 10 से 20 का मतलब होता है 10 से अधिक 20 से कम। तो क्या पूछ रहा हूं, 50 से कम प्राप्तांक यानी 40 से 50, इस ग्रुप की बात हो रही है। तो 40 से 50, 50 से कम प्राप्तांक वाले सारे बच्चों की संख्या बताओ, वो इसी से बताई जाती है, वो आपको CF से पता चलेगी, वरना आपको इन सबको जोड़ना पड़ेगा। 40 से 50 6 है, 30 से 40 7 है, इन सबको जोड़ना ही तो पड़ेगा, जोड़ना थोड़ी है। टेबल तो बनी बनाई आपके सामने है और प्रश्न पूछने वाले ने सीधा इंटरव्यू में पूछ लिया, लो जी ये टेबल आपके सामने है, फटाफट बता दो 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या। तो वहां जोड़ोगे थोड़ी, वो किससे पता चलता है, इसी CF से पता चलता है, समझ गए। चलो एक और पूछता हूं, 70 से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या, 70 से कम, 70 से कम, 70 से कम तो सीधा आ जाओ 60 से 70, बिल्कुल कितना 45, 60 से कम, 60 से कम कितने हो गए 37, 80 से कम कितने हो गए 51, 100 से कम 60, सारे ही आएंगे भाई 100 से कम 60। अब आप समझ गए ना भी फ्रीक्वेंसी की सहायता से CF है वो क्यों बनाई जाती है। ऐसे टेबल ही तो बनानी है वर्गीकरण करके, ताकि देखते ही आपके दिमाग की बत्ती जल जाए और सामने वाला कुछ भी पूछ ले फटाफट ऐसे जवाब आ जाते हैं। तो चलिए आवृत्ति भी समझ में आ गई, तो क्या बात खत्म हो गई? नहीं हुई खत्म। खत्म कैसे हो जाएगी? वर्ग बनाना भी तो सीखना है। वर्गों को तैयार करने की भी दो विधियां हैं, एक विधि है अपवर्ती विधि, तो दूसरी है समावेशी विधि। अच्छा ये भी लफड़ा होता है क्या? हमने तो बड़ा आसानी से 0 से 10 और 10 से 20 बना लिए, इसका भी तरीका होता है अपवर्ती विधि और समावेशी विधि। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले अपवर्ती विधि। ये पहले वाली जो अभी अपनी टेबल चल रही है वो ही फिर आगे, इस पर फोकस करो, आप समझ जाओगे। ये जो हमने अभी वर्ग बना रखे ना 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये जो इस प्रकार से वर्ग बनाना है ये अपवर्ती विधि कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्ती विधि कहलाता है। अपवर्ती विधि कहलाता है। अब आप जानो अपवर्ती विधि का फिर मतलब क्या होता है, इसमें आप गौर करो। ये एक वर्ग है 0 से 10, इस वर्ग के अंदर दो संख्या, एक 0 है और एक 10 है, हर किसी के अंदर ऐसा ही है। तो ध्यान रखिएगा जो पहली संख्या है वो निम्न सीमा होती है, लो लिमिट होती है,
दूसरे वाली हर वर्ग की जो संख्या है वो उच्च सीमा होती है, यानी हाई लिमिट होती है। तो जब एक वर्ग की उच्च सीमा जैसे इसकी 10 है और अगले वर्ग की निम्न सीमा सेम हो, वाह, 0 से 10 और 10 से 20, फिर 10 से 20 तो 20 से 30, अब इसका 20 और इसमें भी 20 आ रहा है, इसमें भी, इसमें 30 तो इसमें भी 30 आ रहा है। तो एक वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा एक समान होती है। किस विधि में? अपवर्ती विधि में। तो अच्छा, अब तक हमने जो टेबल बना के लाए थे वो कौन सी विधि वाली बन गई? अपने आप ही अपवर्ती विधि की बन गई, क्योंकि ज्यादातर कैलकुलेशन के अंदर इसी विधि का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए अपनों भी पहले बनाते रहे हैं छोटी क्लासेस से, तो अपने आप ही वही बन गई। अब प्रॉब्लम है इसमें एक थोड़ी सी, अगर एक वर्ग की उच्च सीमा जैसे इसकी 10 है, अगर किसी बच्चे का अंक 10 है, 10 नंबर प्राप्त किए, तो बताओ आप उस 10 नंबर वाले बच्चे को 0 से 10 में रखोगे या 10 से 20 में रखोगे? यह बात है। एक विशेषता तो जान ली अपवर्ती की। इसके बारे में जैसे आपने देखा उस उदाहरण के अंदर, जो ये ज्योग्राफी वाला, एक बच्चे के 90 नंबर है, देखा है ना उसमें 90, तो बताओ 90 नंबर वाला बच्चा 80 से 90 वाले ग्रुप में आएगा कि 90 से 100 वाले ग्रुप में आएगा? तो इसके लिए अपवर्ती विधि क्या कहती है? यह विधि कहती है एक वर्ग की उच्च सीमा उसी वर्ग में शामिल न होकर अगले वर्ग में शामिल होती है। तो 90 नंबर है तो उच्च सीमा वाले में शामिल नहीं होगा, बल्कि किस में होगा? निम्न सीमा वाले में। तो 90 से 100 वाले में 90 आएगा। किसी बच्चे के 10 नंबर हैं तो 0 से 10, क्योंकि 10 यहां हाई लिमिट है, हाई लिमिट के साथ नहीं जाएगा, ये उस ग्रुप में जाएगा जहां पर वो संख्या लो है। तो 10 से 20 वाले के अंदर 10 है, वो शामिल होगा। ध्यान रखिएगा, समझ गए ना ये बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा? एक वर्ग की उच्च सीमा उसी वर्ग में शामिल न होकर उससे अगले वर्ग में शामिल किया जाता है। समझ गए होंगे ये बात? चलिए अब दूसरा समावेशी विधि ले लेते हैं। देखो पहले वर्ग पे आ जाओ सीधा ही। अच्छा ये क्या है? ये तो बिल्कुल ही 0 से 9, 10 से 19, इनका तो कोई मैचिंग ही नहीं है, ये तो नॉन मैचिंग सा काम दिख रहा है। अच्छा उसमें क्या था? अपवर्ती में क्या था? उसमें था एक वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा एक ही होती है, समान होती है। जबकि इसमें क्या हो रहा है? एक वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा से अलग अलग है, एक नहीं है। इसमें 0 से 9 और फिर 10 से 19 है। इसकी उच्च सीमा और इसकी निम्न सीमा में कितने का अंतर आ रहा है? एक का अंतर आ रहा है। तो एक वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा में एक का अंतर होता है। 40 से 49, 49 के बाद ये 49 इसकी हाई लिमिट होगी, ये इसकी लो लिमिट 50, एक का अंतर है। तो यहां तो कोई लफड़ा ही नहीं है, यहां तो जो डिजिट जिसमें है बस उसके आगे लिख देना है। तो एक वर्ग की दोनों सीमाएं उसी वर्ग में ही शामिल होती है। ये समावेशी की प्रमुख विशेषताएं हो गई। तो समझ गए अपवर्ती और समावेशी में क्या फर्क है। लेकिन ध्यान रखिएगा आगे हम जो भी गणितीय सवाल अगर करेंगे वो सारे के सारे कौन सी विधि पर आधारित होंगे? वो होंगे इस अपवर्ती विधि वाले, क्योंकि ज्यादातर इसी का इस्तेमाल है वो किया जाता है। समावेशी है हाई क्लास के अंदर बहुत ही कम देखने को ये मिलती है। बस नॉलेज आपको इसका हमने दे दिया। चलिए क्या खत्म हुई बात? नहीं हुई, अभी भी पढ़ी। अच्छा लो एक नई बात आ गई। मोटा मोटा काम तो हो गया अपना वर्गीकरण का। अब थोड़ा, क्योंकि आपने देखा है ना ज्योग्राफी के अंदर ऐसे ऐसे बहुत से रेखा चित्र, दंड आरेख ऐसे भी बने हुए होते हैं। अब देखो ये कितने सुंदर ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इतनी ऊंची ऊंची, और आपको पता चल रहा है ये जो इतनी 10 बिल्डिंग आपके सामने खड़ी हुई है, ये आयत से जो खड़े हैं इनमें सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? सबसे ऊंची बिल्डिंग है 50 से 60 वाली। दिख रहा है ना देखते ही, बस
समझ गए ना भी क्यों बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं। तो अब हम जान रहे हैं ये है आवृत्ति बहुभुज। किसे कहा जाता है? जो फ्रीक्वेंसियां आपको प्राप्त हुई थी, आवृत्तियां, तो उन आवृत्तियों के वितरण को ग्राफ से प्रदर्शित करना इस प्रकार से। फ्रीक्वेंसी को, यहां पर विद्यार्थियों की संख्या है यानी एफ है, तो फ्रीक्वेंसी के वितरण को ग्राफ की सहायता से प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? आवृत्ति बहुभुज कहलाता है। इससे सारी आवृत्तियों की तुलना में आसानी हो जाती है। दो या दो से अधिक जो भी आवृत्ति वितरण होते हैं उनकी तुलना आसान हो जाती है। अच्छा, 10-20 से 0-10 से 10-20 में इसकी आवृत्ति ज्यादा है, 5 है, इसकी 4 है। सबसे ज्यादा 50-60 की कितनी है? 10 है। तो स्पष्ट पता चल रहा है ना। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो आयत यहां पर दिखा रखे हैं, इन सब के अगर सेंटर पॉइंट को हम आपस में मिला दें इस प्रकार से, सबके सेंटर को, तो एक तरीके से आपने क्या किया? आपने F के अंदर F जोड़ते चले, F के अंदर अगली F जोड़ते चले, तो क्या प्राप्त हो गया? CF प्राप्त हो गया ना। तो ये रेखा आपको फिर किसका प्रदर्शित कर रही है? ये रेखा आपके CF संचयी जो आवृत्ति है उसको प्रदर्शित कर रही है। तो इस प्रकार के दंड आरेख भी किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं, समझ गए ना। अभी पिक्चर सामने है, देखते ही क्लियर हो रहा है किस नंबर पे विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है। तो 50 से 60 पे विद्यार्थियों की संख्या इसमें सबसे ज्यादा दिख रही है। और सबसे कम किस में दिख रही है? 0 से 10 में 4, और इसी प्रकार 90 से 100 के अंदर भी 4। ये दो सेम दिख रहे हैं। अच्छा, 0 से 10 के बीच में 4 बच्चों के नंबर आए हैं और 90 से 100 के बीच में 4 हैं। बीच में औसत पे सबसे ज्यादा बच्चे बैठे हैं। अपने आप ये फोटो हमें चिल्ला चिल्ला के बता रही है। चलिए, इसी प्रकार से जुड़ी हुई एक बात और जान लेते हैं। वाह, बहुत प्यारा सा टॉपिक, सिंपल सा। ओजाइवा क्या है? आपने ये बात समझ में आ गई ना भी जब आवर्तियों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? संचयी आवृत्ति कहा जाता है। और जब इन संचयी आवृत्तियों द्वारा कोई वक्र, कोई ग्राफ बनाया जाता है तो उसे ओजावा कहते हैं, ओजाइवा कहा जाता है। गौर करें, जब फ्रीक्वेंसी की सहायता से ग्राफ बनाया तो उसे हमने क्या कहा? आवृत्ति बहुभुज कहा। और जब हम CF की सहायता से कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ओजाइवा कहा जाता है। देखिए, इस इधर पीछे वाले डायग्राम में इन सबको मिलाया तो ये क्या कहलाया? ओजाइवा, क्योंकि किसका जोड़ है? CF का जोड़ है। अब देखिए, ये फिर दो वाला पंगा जायज नहीं रहा। ओजाइवा के निर्माण की भी दो विधियां हैं, दो तरीके हैं। एक है कमतर विधि और एक है अधिकतर विधि, यानी लेस देन मेथड और मोर देन मेथड। बस ध्यान रखिए, जो ग्राफ बनाएंगे वो किसके बीच होगा? CF के बीच होगा, F के बीच नहीं होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आवर्ती वितरण की कमतर विधि। इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले जानिए कमतर विधि, क्योंकि परीक्षा के लिए तैयार भी तो करना है। कमतर विधि में हम जो ये वर्ग बनाते हैं, जो वर्ग बनाए थे 0 से 10, 10 से 20, ऐसे ही बनाए थे ना अपनों ने उस ज्योग्राफी वाले उदाहरण में। तो उन वर्गों की जो उच्च सीमा है, जैसे पहले की क्या थी उच्च सीमा? 10। तो वर्गों की उच्च सीमा से शुरू करना है और कम लिखना है, कमतर है ना। तो 10 से कम कितने? 4। फिर 20 से कम कितने? 9। बस ये चीज, ये तरीके से। तो 10 से कम, 20 से कम, 30 से 90 से 100 से कम प्राप्तांक जो हैं वो आपने यहां ले लिए और यहां पर आपने अब क्या ले लिया? CF। इनका ग्राफ बनाएंगे तो इस प्रकार से एक चढ़ता उभरता चढ़ता वक्र प्राप्त होता है। चढ़ता वक्र ग्राफ प्राप्त होता है। बस पता चल रहा है ना। अब इसको देखते ही ये पता चल रहा है, अच्छा जी 10 से आगे बढ़ते जाते हैं तो धीरे धीरे नंबरों की संख्या है वो कैसे चेंज हो रही है। ये कमतर विधि है। इसकी तो दो बातें आपको पता रखनी है भी। कमतर विधि के अंदर, आवर्ती वितरण के अंदर क्या किया जाता है? वर्ग की उच्च सीमा से इसको शुरू करते हैं
और उनकी आवृत्तियों को जोड़ते जाते हैं। 4, 9, 14 ऐसे वो जोड़ते जाते हैं और लास्ट में 56 है वो प्राप्त हो गया। CF आ गया ना, ये सारी क्या है, CF है, यहां पर F नहीं है, गौर कीजिएगा, CF है। और इन आवृत्तियों का एक उभरता हुआ ग्राफ है वो प्राप्त होता है। अब बात आती है जी अधिकतर विधि की। अब उसका उल्टा कर देना, 0 से 10। अधिकतर विधि में कम वाले से स्टार्ट करना है, तो 0 फिर यहां क्या लिखना है, अधिक। उसमें क्या था, 10 से कम। कमतर विधि में उच्च सीमा लेते थे और कम लिखते थे। अधिकतर विधि में निम्न सीमा लेनी है और उसके आगे अधिक। तो 0 से अधिक संख्या कितनी है, 60। बस अब थोड़ा सा CF पर ध्यान रख लेना, अब उल्टा कम करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। संचयी आवृत्ति से प्रत्येक वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम करते जाना। 56 में 4 गए, 60 में 4 गए, 56 में से 4 गए, 51, वो घटाते हुए आगे बढ़ जाना। लास्ट में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बस इसकी CF ऐसे बनाई जाती है। फिर जब CF और ये प्राप्तांकों के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ ऐसे प्राप्त होता है। लीजिए साहब, ये तो गिर गया बेचारा, तो हम क्या कहेंगे, गिरता हुआ ग्राफ है वो प्राप्त होता है। और चाहें तो हम इन दोनों को एक साथ भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तब आपको यहां से सीधा वर्ग लिखना होता है, 0 से 10, 10 से 20, तो ये घटता आ गया और वैसे वो बढ़ता आ जाता है। तो दोनों को एक साथ भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो लीजिए अब लास्ट बात बच गई अपनी, और लास्ट बात कौन सी बच गई, सूचकांक की बात बच गई। उसको भी जाते जाते समझ लेते हैं। स्टार्टिंग में मैंने कहा था ना भी प्रस्तुतिकरण में निरपेक्ष संख्या, प्रतिशत या सूचकांक का इस्तेमाल होता है। सूचकांक क्या होता है, सूचकांक चर अथवा एक सांख्यिकी माप है जिसे चर में परिवर्तन को दर्शाने के लिए डिजाइन किया जाता है। चर का मतलब ही यही होता है परिवर्तन को बताना। तो भूगोल में किसी स्थान की विशेषताओं के बारे में यह शब्द अक्सर यूज किया जाता है। सूचकांक न केवल समय के साथ हुए परिवर्तनों को मापता है बल्कि अलग अलग स्थानों, उद्योगों, नगरों और देशों की आर्थिक दशाओं की इकोनॉमिक रूप से कंपैरिजन है वो भी करता है। और इसके लिए एक गणितीय फॉर्मूला यूज किया जाता है और वो है जी ये आसान सा, सिग्मा Q1 अपॉन सिग्मा Q0 गुणा में 100 सूचकांक निकालने का ये फॉर्मूला है। इसमें Q1 क्या है, सिग्मा Q1 है वर्तमान वर्ष के उत्पादन का योग। जिस साल का कोई आंकड़ा दिया गया है, आपको कोई टेबल दी जाएगी, उसका योग लेना है। और सिग्मा Q0 है आधार वर्ष के उत्पादन का योग। और आधार वर्ष के उत्पादन का जो योग है मोस्टली आपको क्या प्राप्त होगा, हर बार 100 ही प्राप्त होगा। एक उदाहरण से हम समझ भी लेंगे। अब हम ये चीज आपको तब क्लियर होगी जब इस पर आधारित एक सवाल कर लेंगे। चलिए एक सवाल देख लेते हैं। एक सवाल जो आपकी किताब में ही दिया है वो ही ले लेते हैं, समझ में आ जाए। सूचकांक याद करना, एक टेबल दे रखी है, आधार वर्ष पर गौर करना ही करना है। भी आधार वर्ष है 1970-71। लो आवश्यक उत्पादन मिलियन टन में दिया गया है, 4 सालों का अलग अलग टाइम का ये दे रखा है जी। ठीक है, अब सीधा सा आ गया क्या, सूचकांक निकाल दीजिए ताकि तुलना कर लें। ठीक है साहब, निकाल देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। और फॉर्मूले के अंदर आपको साइड में बताना भी है सिग्मा Q1 क्या है और सिग्मा Q0 क्या है। पहले कर चुके हैं ना, जो भी है। अब आप चाहें तो ऐसे टेबल बनाने, वरना टेबल की जरूरत नहीं है, इन किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है। सीधा आप लगाएं नंबर 1 1970-71 का सूचकांक, बस ये लिखें और बराबर लगाएं। फॉर्मूला ये आई गया ऊपर। Q1 कितना है इसका 32.5, ये ऊपर 32.5। बता में Q0 क्या लेना है, आधार, और आधार वर्ष क्या है 1970-71। जो आपको वर्ग दिए जाएंगे ना उन्हीं का होगा कोई 70-71, और इसका प्रोडक्शन कितना है 32.5 है। तो 32.5 बटा में 32.5 गुणा में 100, तो 32.5 से कट गया, गुणा 100 तो क्या आ गया, आधार वर्ष का 100 ही आएगा हमेशा। जो भी आधार वर्ष 80 को मानोगे तो इसका भी 100 आ जाएगा। ठीक है, किसी को भी मान सकते हो, अगर आपको मानना है तो किसी को मान सकते हो,
और अगर प्रश्न में दिया गया है फिर आपको उसी को मानना है, जैसे इस प्रश्न में 1970-71 दिया है। फिर दूसरा आप निकाल दोगे 1980-81 का सूचकांक, फॉर्मूला वही, इस बार आंकड़ा ऊपर क्या आ जाएगा 42.2 बटा में हर बार क्या रहेगा 32.5, 32.5, 32.5। इस प्रकार से आप तीनों साल का सूचकांक है वो निकाल सकते हो, सूचकांक निकाल सकते हो। ऐसे ही करना वहां, और गुणा भाग करोगे तो 130, 165 और 207, बस वो आगे कुछ नहीं करना है। बस इसको देते देखते ही सूचना प्राप्त हो रही है ना भी 1970-71 के हिसाब से तुलना करें तो ये 130 हो गया, ये 165, ये 207, यानी प्रोडक्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है। कितना परसेंटेज अपने आप इसमें क्लियर होता जा रहा है भी 70-71 की बजाय 130% हो गया, ये 165 हो गया और ये 207 हो गया। 32 दूना 64, 32 दूना 64, दुगने से भी कुछ ज्यादा हो गया ना। तो इस प्रकार से इन सूचकांक को देखते ही हमें सूचना है वो प्राप्त हो जाती है। तो ये इस चैप्टर के अंदर हम आंकड़े जो प्राप्त होते हैं उनका प्रस्तुतिकरण, वर्गीकरण यानी व्यवस्थित करना सीख गए हैं। व्यवस्थित करना सीखने के बाद में अब क्या होता है, अब हमें ये जो एक तरीके से आपको वर्ग, एफ, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको कोई भी वर्ग दे दिया जाएगा और एफ दे दिया जाएगा। अब बहुत सी गणनाएं आपको करनी होगी, तो उनको कहा जाता है आंकड़ों का प्रक्रमण। और आप गौर करें दूसरे पाठ का नाम भी यही है, प्रोसेस ऑफ डेटा। और इसके अंदर कई सांख्यिकी विधियों को काम में लिया जाता है, जिसके बारे में अब विस्तार से अगले चैप्टर में ही समझेंगे। और कुछ कुछ आपकी 10वीं की गणित की जो यादें हैं वो भी ताजा कर लेंगे। और अगले क्लास के अंदर इस चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले कहूं भी, अगर आपको ये चीजें पसंद आती है लाइक किया करें, शेयर किया करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो चलिएगा नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।